करें। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के अंदर क्या होगा, द कंपनी वुड एस्टिमेट दैट फॉर हाउ मेनी इयर्स विल बी यूजिंग दिस एसेट। ये कंपनीज एस्टिमेट करती हैं, देन कंपनीज आर क्लियर व्हेन दे बाय द एसेट, ठीक है, व्हेन दे ओन द एसेट, सो दे आर क्लियर कि कितने सारे एसेट यूज होने वाला, मे बी 7 years, मे बी 8 years और मे बी 9 years। ओके, सो वी आर डन विद द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। उसके बाद देन वी स्टडीड अनदर फॉर्मूला फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड, दैट वाज cost minus scrap into percentage. Yeah, that was another formula. This formula is applicable where we do not have estimated useful life, ठीक है। cost minus scrap का formula into percentage कब apply होगा in straight line, when there is no estimated useful life given in the question and you are being asked to calculate depreciation through straight line method, ठीक है। तो हम ये वाला formula use करेंगे, cost minus scrap into percentage। अब आ जाते हैं रिड्यूसिंग पे। रिड्यूसिंग का मैंने क्लास के अंदर आई हैव टोल्ड यू कि रिड्यूसिंग मेथड इज एप्लीकेबल ऑन इक्विपमेंट। ये कंप्यूटर्स के ऊपर लगता है, ये इक्विपमेंट्स के ऊपर लगता है, मशीनरीज के ऊपर। मेनली दिस इज यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांस प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स विच आर टेक्नोलॉजिकल एडवांस, जो कि ऑब्सोलीट हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल लैपटॉप्स, सेलफोन्स, दीज आर द मेजर एग्जांपल्स ऑफ दिस। द रीजन इज दैट बिकॉज दे बिकम ऑब्सोलीट। अगर हम बात करते हैं कोर i7 की, दिस इज द प्रोसेसर ऑफ लैपटॉप्स, तो कोर i9 will be introduced soon, or maybe I think it is being introduced in the market, और हो चुका है मेरे ख्याल से। तो when this has been introduced, तो क्या होगा, the earlier products which have i7 or i3 or i5 processor in their laptops, what will happen, their prices will start reducing, क्योंकि depreciation की definition यही है कि loss in the value of a non-current asset, ठीक है। so ये reducing balance method था। revaluation method किस पे अप्लाई होता है, बल्कि टूल्स पे। लूज टूल्स का नाम बार बार टर्मिनोलॉजी लूज टूल्स की यूज होगी, दैट मींस दोज आर बल्कि इमटेरियल गुड्स। इसका मतलब ये कि अगर हम उन पे सेपरेटली डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इंडिविजुअल तरीके से, सो वी कैन नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दैट। सो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू डू इट कलेक्टिवली। हम सबको मिला के एक साथ करके वी चार्ज द डेप्रिसिएशन। उसके लिए रिवैल्यूएशन मेथड यूज होता है। सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा रिवैल्यूएशन मेथड यूज करना है नहीं करना? लूज टूल्स का वर्ड जहां पे भी आपको नजर आए, इट मींस यू हैव टू यूज रिवैल्यूएशन मेथड। एमसीक्यूज में अक्सर पूछता है कि वेयर यू विल यूज रिवैल्यूएशन मेथड, और एक ऑप्शन होता है लूज टूल्स का, दैट इज फॉर P1। एमसीक्यूज में पूछ सकता है। स्ट्रेट लाइन पूछेगा कि क्यों यूज होता है, कब यूज होता है, तो द आंसर इन एमसीक्यूज इज दैट व्हेन वी हैव the same usage of the machinery, so that's why every year the same depreciation is charged। हम एक मिसाल है 15,000 की प्रोडक्शन कर रहे हैं एवरी ईयर, ओके। सो बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग 15,000 यूनिट्स एवरी ईयर, व्हाट वी विल डू, वी विल बी चार्जिंग द सेम डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। एक साल कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट ईयर भी सेम होगी, थर्ड ईयर भी सेम होगी। तो द वर्ड्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड इज we charge the same depreciation because we receive the same benefit every year from the non-current asset। वहां स्ट्रेट लाइन यूज होता है। जब एमसीक्यू आपसे पूछे या क्वेश्चन आपसे पूछे व्हाई वी विल बी यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांस प्रोडक्ट और अ प्रोडक्ट व्हिच बिकम्स ऑब्सोलीट बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेक्नोलॉजी, सो बिकॉज ऑफ दैट विल बी यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। आई होप वी आर क्लियर ऑन थ्योरी पार्ट। P1 के ऊपर भी क्लियर है और P2 के ऊपर भी। अब हमें कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। एनी क्वेश्चन सो फार? अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन स्टॉप मी। अब वी विल बी लर्निंग द न्यू कॉन्सेप्ट। आज का क्या पर्सपेक्टिव है, आज का ये है ऑब्जेक्टिव, विल बी लर्निंग द टी अकाउंट्स। अभी तक हमने कैलकुलेशन सीखी है किसकी, डेप्रिसिएशन की। अब हम टी अकाउंट्स पे उसकी, जी पूछें सर। ये स्ट्रेट लाइन मेथड का जो दूसरा फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप इनटू परसेंटेज, इसमें कॉस्ट और स्क्रैप तो पता चल जाएंगे, परसेंटेज क्या क्वेश्चन में दी होगी? यस, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। परसेंटेज विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन। हम इसको अभी प्रैक्टिकली करेंगे अपने सामने, तो वी विल हैव अ बेटर आइडिया, ठीक है। अच्छा, टी अकाउंट्स के अंदर एक चीज हमेशा जहन में बिठा लें, ठीक है। व्हाट इज दैट? वी विल ओनली चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट्स। हम नॉन करंट एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं और किसी चीज को भी डेप्रिशिएट नहीं करते। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, वी ओनली डेप्रिशिएट नॉन करंट एसेट्स। अगर कोई आपको कह दे कि सर कैश डेप्रिशिएट करना है, दैट इज रॉन्ग, गलत कॉन्सेप्ट है। सर हमारे अकाउंट रिसीवेबल जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको डेप्रिशिएट करना है, दैट इज आल्सो रॉन्ग, दैट इज इनकरेक्ट। वी विल नॉट यूज द वर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन अदर देन नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन नॉन करंट एसेट्स, वी डू नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन एनी अदर एसेट, ये चीज याद रखिएगा। और उसके कुछ रूल्स हैं। सेकंड थिंग इज देयर आर सम प्री रिक्विजिट्स ऑफ दैट। We will see three things in a question.
देखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक टेक्निक होती है, ठीक है। व्हाट इज द टेक्निक? द टेक्निक इज दैट वी विल गो फॉर द क्वेश्चन। हम पहली चीज देखेंगे डेट्स, ईयर कब स्टार्ट हुआ, ईयर कब एंड हुआ। हमने अभी तक की हमारी प्रैक्टिसेस क्या रही हैं कि वी स्टार्ट आवर ईयर एट जनवरी 1 और हमारा ईयर एंड कब होता है 31 दिसंबर। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में जो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक एग्जांपल है अप्रैल 1 से ईयर स्टार्ट होता है और वो खत्म होता है मार्च 31 को नेक्स्ट ईयर, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिसेस से चेंज होगा। पहले वी विल सी द डेट्स इन द क्वेश्चन, डेट्स कौन सी गिवन है, ईयर्स कौन से क्वेश्चन में, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा मेथड है, लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर। सर हमें नहीं पता, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो आई गिव यू द शॉर्टकट इन दी ऑनलाइन क्लास, इन दी फिजिकल क्लासरूम, कि जब नहीं लिखा होगा कोई भी मेथड तो विल सी कि किस मेथड का डेटा अवेलेबल है, सो वी विल अप्लाई दैट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सर मुझे ज्यादा चीजें समझ आती हैं, आई हैव रिमेंबर्ड एवरीथिंग, तो मैं देखूंगा सर कौन सा एसेट है उसमें। अगर वो इक्विपमेंट है तो विल गो फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कोई और है, लेकिन द बेस्ट मेथड इज दैट वी विल यूज द डेटा, वी विल सी कि डेटा किस मेथड का अवेलेबल है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन के अंदर यू विल बी गिवन अ क्लियर कट आइडिया कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है। लास्ट चीज, थर्ड जो मैंने आपको कही, प्रीरेक्विजिट्स ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज दैट डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, ठीक है। सॉरी, डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं, डेप्रिसिएशन की पॉलिसी कौन सी, व्हाट इज द पॉलिसी। देखिए मैं आपको 3 पॉलिसीज वर्बली बता देता हूँ, ये रिटन में भी दे दूंगा आपको थ्योरी के लिए, ताकि यू कैन रेफर टाइम एंड अगेन टू दिस। एक पॉलिसी कहेगी आपको, अब देखिए ये पॉलिसी इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, आपके सवालों में ये क्वेश्चंस बताएगा आपके एग्जामिनेशन के अंदर। वैसे क्या होता है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है पॉलिसीज। पहली पॉलिसी क्या है, अब मैं थोड़ा स्लो डाउन हो जाता हूँ। फर्स्ट पॉलिसी इज दैट यू चार्ज डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है 2010 के अंदर एक लैपटॉप परचेज किया, 2011 में आपने वो लैपटॉप सेल कर दिया, भले आपने 31 दिसंबर को लास्ट डेट पे सेल किया, बट यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 2010 ईयर ऑफ परचेज में, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। 2011 में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी, अभी आप सिर्फ सुनते रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा पता कैसे चलेगा, ये सब चीजें सारी डिटेल दे दूं, इसके बाद इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी पॉलिसी, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज बट फुल डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। ये उल्टा हो जाएगा फर्स्ट पॉलिसी का, ठीक है। आपके पास जो है देयर इज नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज बट देयर इज फुल डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। आपने 1 जनवरी 2010 को एसेट परचेज किया 10,000 का, ठीक है, वो पूरा साल एसेट आपके पास रहा। इन 2011 यू सोल्ड द एसेट ऑन 2 ऑफ जनवरी, ठीक है। एक मिसाल है, आपने 2 ऑफ जनवरी को 2011 में सेल कर दिया एसेट, बट स्टिल यू विल चार्ज फुल ईयर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हालांकि आपने 2 दिन यूज किया था वो एसेट, लेकिन आप चार्ज क्या करेंगे, पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पॉलिसी 1 वाज फुल डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ purchase but no depreciation. Umair, we are doing depreciation T accounts, ठीक है। So I think you have come in between, तो थोड़ा try to focus. I will repeat wherever I can, ठीक है। So try to catch up the pace, okay. So depreciation की 3 policies पढ़ी थी। पहली क्या थी, depreciation in the year of purchase but no depreciation in the year of sale, ठीक है। दूसरी मैंने आपको explain की, the second policy was that depreciation in the year of सेल बट नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। ये 2 पॉलिसीज, यस और नो, वाई और एन लिख दे। फिर मैं तीसरी पॉलिसी एक्सप्लेन करूंगा आपको चैट बॉक्स में, वाई और एन, तो आई विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है। थर्ड पॉलिसी के बाद पॉलिसीज एंड हो जाएंगी, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। ओके ग्रेट, एक वाई मिल गया, इट मींस देयर इज नो डाउट। बाकी कुछ नहीं बोल रहे तो इट मींस देयर इज नो डाउट एट ऑल, ठीक है। अच्छा, वी विल प्रोसीड द लास्ट पॉलिसी, इसको भी मैं थोड़ा सा स्लोली एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, लास्ट पॉलिसी जो है ना वो थोड़ा जस्टिफाइड पॉलिसी लगती है मुझे। क्यों? लास्ट पॉलिसी कहती है कि सर देखें, इफ यू हैव यूज्ड द एसेट फॉर 3 मंथ्स तो 3 महीने डेप्रिशिएट करें। एक मिसाल है, आपने जनवरी 1 को एसेट परचेज किया, मार्च में आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया एसेट। सर ये डिस्पोज ऑफ का मतलब, व्हेनेवर वी सेल अ नॉन करंट एसेट व्हाट वी डू, वी यूज द टर्म ऑफ डिस्पोजल। तो डिस्पोज ऑफ, जब भी नॉन करंट एसेट सेल करेंगे तो क्या होगा, डिस्पोज ऑफ और डिस्पोजल का वर्ड होगा। डिस्पोजल का वर्ड नॉर्मल यूज होगा अकाउंट्स, ठीक है। तो हमने जनवरी 1 को एसेट खरीदा और हमने 31 मार्च को एसेट सेल कर दिया। कितने महीने हो गए, जनवरी का पूरा मंथ हो गया।
फेब का पूरा मंथ हो गया, 31 मार्च मीन्स मार्च का भी पूरा महीना आपने उस एसेट को यूज किया होगा, ठीक है। तो इन 3 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करें, बस दैट्स इट। डोंट चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ्स। ये तीसरा मेथड है। तीसरा मेथड कहता है, द नेम ऑफ द थर्ड मेथड इज प्रो रेटा बेसिस। मैं इसको चैट बॉक्स में लिख देता हूं सो दैट यू पीपल कैन सी। प्रो रेटा बेसिस, ठीक है, दिस इज द थर्ड मेथड। ये थर्ड मेथड आपको कहता है कि जब जब आपने एसेट ओन किया है तब तब डेप्रिशिएट करो। और ये लॉजिकल भी लगता है थोड़ा सा। क्यों सर, एसेट हम यूज कर रहे थे, तो जब हम यूज कर रहे थे तो उस यूज के बदले में हम उसकी कॉस्ट चार्ज कर रहे थे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो उस यूज के बदले में अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो ये थोड़ा लॉजिकल बात हो रही होती है थर्ड वाले पॉलिसी में। सर हमें कैसे पता चलेगा पॉलिसी 1 है, 2 है या 3 है? मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें ऐसे पता चलेगा, द क्वेश्चन विल गिव यू द आंसर, द क्वेश्चन विल टेल यू द रिक्वायरमेंट, फर्स्ट थिंग। सर क्वेश्चन ने भी नहीं दिया तो, अगर ऐसा हो गया कभी तो, सेकंड थिंग योर आंसर फॉर द सेकंड पॉइंट, सर अगर कभी नहीं दिया हो तो यू विल सी द डेटा, सही है, यू विल सी द डेटा। एक मिसाल है, आपने डेप्रिसिएशन आपके पास थी, आपका एसेट था दैट वाज परचेज्ड इन 2010 एंड सोल्ड इन 2011, तो आप फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करेंगे बाय डिफॉल्ट। फर्स्ट पॉलिसी क्या थी? You will charge the depreciation in the year of purchase but no depreciation in the year of sale, अगर कुछ भी गिवन नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सर हमें ईयर्स गिवन थे, 2010 में एसेट परचेज किया, 11 में सेल कर दिया, डेट्स वर नॉट गिवन कि कब खरीदा कब सेल किया, तो हम क्या फॉलो करेंगे? डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। तो 11 में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, 10 में पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फुल ईयर की, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम, सर अगर ईयर भी गिवन है, डेट्स भी गिवन है, तो क्या करेंगे? कैन एनीवन आंसर दैट? 1 जनवरी 2010 में एसेट खरीदा, मार्च 31 2011 में सेल कर दिया, कौन से मेथड पे जाएंगे? कोई आइडिया है? कोई आइडिया है? पहले वाले पे, प्रो रेटा बेसिस के ऊपर। क्यों? बिकॉज यू कैन फाइंड द ओनरशिप ऑफ द एसेट। आपने 1 साल एसेट रखा 2010 में और 3 महीने एडिशनल 2011 के आपके पास एसेट था, तो इट मींस 1 ईयर एंड 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कब होगी? 11 के अंदर, 1 ईयर की डेप्रिसिएशन 2010 के अंदर। इज इट क्लियर? थोड़ा आइडिया हो गया किस तरह डेप्रिसिएशन काम करता है। यू विल गेट दीज थिंग्स इन रिटन फॉर्म, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको थ्योरेटिकल चीजें दे दूंगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, ठीक है। यस और नो, एवरीवन इज क्लियर? एनी डाउट्स सो फार? अब हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे उसके बाद। ओके, आई थिंक देयर आर नो डाउट्स, ठीक है। सर इसमें इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं आता ना कि 1 साल से ज्यादा का पूछ रहे हो, जैसे अभी आपने पूछा? आता है, बिल्कुल आता है, 1 ईयर 3 मंथ्स, बिल्कुल आता है, लेकिन वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर विद द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिस यू विल फाइंड इट इजियर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। इफ यू विल प्रैक्टिस मोर तो आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं होगी। टुडे वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। का मैं एक सवाल फ्रैंकवुड का कर ले, ठीक है। मैंने एक स्नैपशॉट लिया अपने साथ। जी 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 उमर, अभी आप प्रो रेटा बेसिस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें? नहीं, प्रो रेटा बेसिस देखो मैंने एंड में समझाया था। प्रो रेटा बेसिस मींस कि जितने मंथ्स की ओनरशिप आपके पास है एसेट की, उतने मंथ्स की डेप्रिसिएशन होगी। ये डेप्रिसिएशन की पॉलिसी थी। क्वेश्चन बताएगा आपको पॉलिसी, ठीक है। और हर क्वेश्चन की पॉलिसी सेपरेट हो सकती है, हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी सेपरेट हो सकती है, ठीक है। जो मिस आउट कर दिया, सिंपल टी अकाउंट नहीं बना सकते हम लोग? नहीं, ये मैंने जो अभी स्क्रीन शेयर किया ना आपके साथ, ये अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा। सिर्फ खामोशी से सुनते जाना, एंड में मैं मौका दूंगा कि एनी क्वेश्चंस, फिर उस वक्त आपने जो बोलना है यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, ठीक है। चले प्रोसीड करते हैं। प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चन, अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स, अकाउंटिंग 7707 तो आपका कोड है। आई होप यू वुड रिमेंबर दिस, आपको याद होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, पहले समझते हैं नॉन करंट एसेट के टी अकाउंट को, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, टाइम एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये मैं बार बार रिपीट करता हूं, और ये क्यों कर रहा था उसकी मैं वजह भी आज आपको बता देता हूं। P1 के अंदर ये MCQ आपके सामने होगा, ये क्लासेस में रिपीट हुआ होगा, तो व्हाट विल हैपन, यू विल क्लिक दैट MCQ, यू विल टिक दैट MCQ क्विकली विद इन सेकंड्स। आप सोचेंगे नहीं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये रिपीट कर रहा हूं ताकि यू शुड रिमेंबर दिस, ओके।
So let's come back to equipment part. ठीक है, equipment का T account is there in front of you. You have January 1st. मैंने dates को थोड़ा सा easier रखा हुआ, क्यों? ताकि हम थोड़ा सा complex concept जो है वो समझ लें, ताकि हमें easy हो जाए मामला. ठीक है, okay. Balance BD January 1st, balance BD, the amount is there 2090. ठीक है, आपको कोई ना कोई balance given होगा, जो कि questions में होता है normally कि the amount of equipments which are available at the start of the year was this. ठीक है, 10,000 है, 20,000 है, 2,000 जो भी amount होगा वो given होगा आपको. ठीक है, January 1st को balance BD, ये हमने equipment का T account बनाया, that is a non-current asset account. सर equipment का जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी है. equipment हो सकता है, motor vehicle हो सकता है, van, जो भी होगा, you will write the title at the top. ठीक है. अच्छा, एक मिसाल है, सितंबर 1st को यू परचेज एन एसेट, एक आपने नॉन करंट एसेट खरीदा, और इन शॉर्ट यू हैव परचेज एडिशनल इक्विपमेंट ऑन सितंबर 1st. अच्छा, मैंने 3 नाम लिखे हैं, आपने कैश, बैंक एंड एफ ब्राउन. आपने ये एसेट या तो कैश से खरीदा होगा, फर्स्ट थिंग, स्लैश या तो आपने खरीदा होगा बैंक के थ्रू, स्लैश या तो आपने खरीदा होगा किसी पर्सन से ऑन क्रेडिट. ठीक है, ये तीनों में से एक कंडीशंस मीट हो रही है हमारी. कोई इंसान, एक मिसाल है, इब्राहिम से हमने ये एसेट परचेज किया. ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे इब्राहिम, द कॉस्ट ऑफ द एसेट विल बी रिटन ओवर. ठीक है, डन हो गया. अब आते हैं क्रेडिट साइड ऑफ द एसेट के ऊपर. सितंबर 27 डिस्पोजल. आप बताएं डिस्पोजल का मतलब क्या होता है. नाउ यू पीपल पार्टिसिपेट. क्या हुआ मतलब इसका? डिस्पोजल लिखा हुआ, क्या हुआ होगा यहाँ पे? यस Sir, the gap between the months. नहीं. You were, I think you were late, ना? Those who were there in the class from the start, quickly participate. Yes, very good, Maria. Selling of non-current asset हुआ है, जिसके लिए हम word use करते हैं disposal का. ठीक है, तो disposal का word तब use होता है जब हम non-current asset sell कर रहे होते हैं. Very good answer. अच्छा, disposal का word हमने यहाँ use किया, तो सर यहाँ पे कौन सा amount लिखेंगे? The cost of the asset जिसपे वो परचेज हुआ था 3 साल पहले, 5 साल पहले या 4 साल पहले. एक मिसाल है, 2019 में आपने एसेट सेल किया सितंबर 27 को, आपने ये एसेट परचेज किया था 2015 में 10,000 का, और ये एसेट सेल हुआ 8,000 का. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिपीटिंग माय एग्जांपल अगेन, you purchase this asset at 10,000 in 2015. ठीक है, now you sold this asset in 2019. आपका एसेट सेल हुआ 8,000 का, आपने परचेज 4 साल पहले किया था 10,000 का. तो you will write the 10,000 अमाउंट. क्यों? क्योंकि हम इसकी कॉस्ट लिखेंगे यहाँ पे. ओके, थैंक यू इब्राहिम. I was not sharing the right screen. ठीक है, I hope now you people can see the screen. ठीक है, मैं क्वेश्चन को शो कर रहा था. And जज़ाकल्लाह इब्राहिम, you shared this thing. Okay, तो आप डिस्पोजल पे क्या अमाउंट लिख रहे होंगे? You will write the amount at which the asset was purchased 4 years or 5 years back. आपने 10,000 का एसेट परचेज किया था, आप यहाँ पे 10,000 ही लिखेंगे जिसपे आपने 4 साल पहले ये एसेट परचेज किया था. The cost of the asset 4 years back, क्योंकि आपके पास 2 वैल्यूज होंगी आपके सामने, एक कॉस्ट होगी एसेट की गिवन, और एक आपके पास होगी द सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट, द डिस्पोजल वैल्यू ऑफ द एसेट, के जितने भी आपने सेल किया एसेट. ठीक है, तो आप इन दोनों में से क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ द एसेट लिखेंगे जिसपे आपने 4 साल पहले या 3 साल पहले परचेज किया था एसेट. ठीक है, लास्ट इज बैलेंस सीडी. ठीक है, December 31st बैलेंस सीडी. सर बैलेंस सीडी कैसे आएगा? बैलेंस बीडी प्लस दिस वैल्यू, यहाँ पे आपने जो भी एसेट परचेज किया, यहाँ पे आपका आएगा टोटल नीचे, जिस पे मैंने अंडरलाइनिंग की है, जो हमने क्लासेस में प्रैक्टिस से सीखी है. ठीक है, यू डिडक्ट द डिस्पोजल वैल्यू, यू गेट द बैलेंस सीडी. नाउ यू हैव द अमाउंट. अब आप इस अमाउंट को इन लाइन लिखेंगे टोटल्स को, जो हम करते हैं क्लासेस के अंदर. नेक्स्ट ईयर 2020 में January 1st बैलेंस बीडी सेम अमाउंट. इस अकाउंट के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं बड़े स्लोली लेके चल रहा हूँ चीजों को, ताकि आप लोगों को समझ में आए आराम से. सर मुझे, हाँ पूछें, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर सिर्फ डिस्पोजल का मतलब बता दें. डिस्पोजल मींस व्हेन यू सेल एन एसेट. कोई भी नॉन करंट एसेट जब सेल होता है तो हम उसका नाम नहीं लिखते, हम ये नहीं कहते कि सेल्स, हम कहते हैं डिस्पोजल. ठीक है, हम डिस्पोजल का वर्ड यूज करते हैं.
अच्छा, हमारा ये इक्विपमेंट का टी अकाउंट कैसे आया? ये मैंने एक वो किया हुआ, एक स्केच बनाया, एक फॉर्मेट बना दिया। यहाँ मोटर व्हीकल भी हो सकता है, ये फॉर्मेट है एक तरह का। यहाँ वैन भी अच्छा, हो ये सकता है। फॉर्मेट है, क्वेश्चन का आंसर नहीं है। नहीं 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 नहीं, नॉट, दिस इज नॉट द क्वेश्चन आंसर, ठीक है, बिकॉज देयर आर नो वैल्यूज इन इट। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। सर बैलेंस बीडी में किस चीज की वैल्यू आएगी 2019 के? 2019 के बैलेंस बीडी में क्वेश्चन विल टेल यू कि दीज बैलेंसेस वर अवेलेबल। पहली चीज ये सेंटेंस होगा। दूसरा लिखा होगा द स्टार्ट ऑफ द ईयर डेट होगी, जनवरी 1 होगा, मार्च 1 होगा, ठीक है, मई 1 होगा। तो यू विल आइडेंटिफाई कि पहली तारीख पे तो बैलेंस बीडी आता है हमेशा, ठीक है ना। कुछ स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन डोंट यू वरी, हम इससे पहले फ्रैंकफर्ट भी देखेंगे और पास पेपर भी देखेंगे, डोंट यू वरी अबाउट दैट, ठीक है। व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम यू पीपल इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे, आई कैन गारंटी यू अबाउट दी ग्रेड्स। प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू विल फॉरगेट अबाउट दिस। तो ऑब्वियसली नो वन कैन गारंटी दी ग्रेड्स, ठीक है। और इंशाल्लाह दिस टाइम यू पीपल विल इंप्रूव। मेरी अभी भी उम्मीद नहीं टूटी किसी के साथ भी, ठीक है। आई विल नॉट से एट एनी टाइम कि ये बच्चे ने ये मार्क्स लाया तो अब ये हमेशा ये लाएगा, नो। You all have the potential to improve. आप सब जो भी क्लास के अंदर आए हैं, you people have the potential, you people want to improve, and inshallah my prayers are with you people. ठीक है, मैं जितनी एफर्ट कर सकता हूँ I will do that, and inshallah you will also improve your effort. ऐसा नहीं है कि एक बार जो मार्क्स आ गए तो वो हमेशा के लिए, we will have mocks again, ठीक है। So we will have the chances, we have CAs, we have RAs, तो आप करेंगे उसको improve, and I have the hope, इंशाल्लाह। तभी मैं इस क्लास को कंडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यस मैरिश, ओके। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट समझते हैं हम गौर से। देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, ऑनलाइन के अंदर, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये दोनों हैं तो अलग अलग, लेकिन दोनों हैं प्रोविजन, ठीक है। तो व्हेन एवर देयर इज अ वर्ड प्रोविजन, वो हमेशा क्रेडिट नेचर का होगा, हमेशा। क्या मतलब सर? इसका मतलब ये उसका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे होगा हमेशा। जहां पे भी आप वर्ड प्रोविजन देखेंगे ना, उसका बैलेंस बीडी कहाँ होगा? क्रेडिट साइड पे। तो सर अगर बैलेंस बीडी क्रेडिट पे होगा तो वो इंक्रीज भी क्रेडिट पे हो रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो अब हम इसके एक एक करके आइटम्स को समझना शुरू करते हैं। बैलेंस बीडी, जो कुछ भी डेप्रिसिएशन आपने पिछले साल तक चार्ज की हुई है अपने एसेट्स के ऊपर, वो होगी यहाँ पे बैलेंस बीडी के नाम पर, ठीक है। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर अवेलेबल जनवरी 1, नीचे लिखा होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और ये अमाउंट आपके पास होगी वहां लिखी हुई क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पास पेपर्स के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ये सब चीजें, ठीक है। दिसंबर 31, सर ये इनकम स्टेटमेंट कहाँ से आया? देखो, पिछली बार भी जब हम प्रोविजन बना रहे थे तो हमने इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट किया था, एंड सेम इज द केस विद दिस डेप्रिसिएशन। हम इनकम स्टेटमेंट को कैलकुलेट करेंगे। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, जो भी डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करते हो, एक मिसाल है, यू हैव बीन गिवन अ डेप्रिसिएशन फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड, आपको कहा गया कि स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करें ये डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो जब आप स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करेंगे ये डेप्रिसिएशन, तो आपका जो भी आंसर होगा उसका, द डेप्रिसिएशन आंसर विल कम ओवर हियर। एक मिसाल है, आपकी ईयर की डेप्रिसिएशन आती है 2000, तो आप 2000 यहाँ लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट के सामने, जो कि हम लास्ट क्लासेस के अंदर कैलकुलेट करते आए हैं स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग से। तो जो भी आंसर होगा, व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड दैट ईयर, यू विल राइट ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। देन वी हैव डिस्पोजल, सितंबर 27 को डिस्पोजल। सर एसेट सेल हुआ तो हमने तो इक्विपमेंट के अकाउंट में लिख दिया, यहाँ डिस्पोजल क्या कर रहा है? देखिए, जब एसेट आपने सेल कर दिया तो यू आर नॉट कंसर्न विद द एसेट एनीमोर। ये एक ऐसी एग्जांपल है कि आई हैव सोल्ड द एसेट टू अबीर, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल, आई हैव सोल्ड द एसेट टू अबीर। अब उस एसेट का कोई भी प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, व्हेन वी सेल द कार, व्हेन वी सेल एनी एसेट, व्हेन वी सेल एनीथिंग, तो जो प्रॉब्लम्स है वो उसकी प्रॉब्लम है जिसने वो एसेट बाय कर दिया। तो मैंने इस एसेट की क्या था, कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी पिछले साल के एंड तक, जो कि यहाँ बैलेंस बीडी में शो हो रही है अगले साल, ठीक है ना। पिछले साल का एंड वाज बैलेंस सीडी, तो बैलेंस बीडी में नेक्स्ट ईयर वो शामिल हुई होगी यहाँ पे। अब जब मैंने एसेट सेल कर दिया है, तो क्या वो डेप्रिसिएशन मेरे बुक्स में होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब एसेट को मैंने यहाँ डिस्पोजल के नाम पे उसकी कॉस्ट रिमूव कर दी, यहाँ पे यू कैन सी मैंने उस एसेट की कॉस्ट रिमूव कर दी, तो जब मैंने उसकी कॉस्ट रिमूव की तो मुझे उसकी डेप्रिसिएशन भी रिमूव करनी है अपने अकाउंट से।
सर ये कैसे आएगी? एक एसेट था आपके पास 4 साल तक, 4 साल की डेप्रिसिएशन आपके पास इसकी बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड थी, तो आप क्या करोगे? उन 4 साल की डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करने के लिए डिस्पोजल डेबिट करोगे विद द 4 years डेप्रिसिएशन ऑफ दैट एसेट व्हिच हैज बीन सोल्ड। जो एसेट बिक चुका है सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन डिस्पोजल के नाम पे आएगी। सर ये कैसे होगा? इसकी फर्दर क्लैरिटी आपको कैलकुलेशन के बाद होगी, ठीक है? अभी सिर्फ चीजों को, एलिमेंट्स को समझते जाना है, जितनी हद तक समझ में आपको आता है। बैलेंस बीडी प्लस इनकम स्टेटमेंट लेस डिस्पोजल, यू विल गेट द बैलेंस सीडी, जो कि आपका एंड ऑफ द ईयर बैलेंस है, और यही बैलेंस सीडी अगेन बैलेंस बीडी बन जाएगा नेक्स्ट ईयर 2020 के अंदर, ठीक है? No, Umar, we don't write net profit over there. ठीक है? We don't write net profit over there. We don't write net profit over there. We write the depreciation of the year. ठीक है? We don't write net profit over there. ये बात हमेशा याद रखिएगा. Net profit will not be written over there. ठीक है? Done हो गया. Balance BD is there. Then we have disposal T account. ठीक है? Disposal T account is there. Disposal T account is there, and the disposal T account is this. ठीक है? Disposal का T account means कि the asset which has been sold, आप उसकी भी तो कैलकुलेशन करोगे ना, उस एसेट को सेल करने में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अभी डिस्पोजल का T account is in front of you, इसको समझना है, समझ आए ठीक है, नहीं समझ में आए नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है? इक्विपमेंट हैज बीन सोल्ड, तो आपने क्या किया? डबल एंट्री की, यहाँ पे आपने इक्विपमेंट के टी अकाउंट में डिस्पोजल के नाम से क्रेडिट कर दिया इसको यहाँ पे, तो डेबिट भी तो करना पड़ेगा ना कहीं पे डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए। तो आप डिस्पोजल के अकाउंट में आए, इक्विपमेंट का नाम लिखा विद द सेम कॉस्ट व्हिच यू हैव रिटन इन द इक्विपमेंट अकाउंट, यहाँ पे आपने एज इट इज लिख दी, सही है? डबल एंट्री कंप्लीट। डिस्पोजल के अकाउंट के अंदर आपने कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी थी जो एसेट पे सारी जिंदगी उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज है, वो वैल्यू यहाँ आ गई आपकी, वो आपने एज इट इज कॉपी करके यहाँ लिख दी, डबल एंट्री इज कंप्लीट। कैश में या बैंक में या स्लैश फ्रैंक लिखा हुआ कि या तो आप कैश से पैसे रिसीव करोगे या तो बैंक से, या तो वो बंदा आपको क्रेडिट पे आपसे एसेट परचेज कर रहा है, दैट पर्सन विल बी पेइंग यू आफ्टर सम टाइम, ठीक है? तो आप उसमें से किसी 3 चीजों में से किसी एक को डेबिट भी करोगे, या तो कैश डेबिट करोगे, या तो बैंक, या तो फ्रैंक। वहां उनके अपने टी अकाउंट में जब वो डेबिट हुआ तो यहाँ ये क्रेडिट होगा डिस्पोजल का टी अकाउंट, डबल एंट्री विल बी कंप्लीट, ठीक है? लास्ट इज इनकम स्टेटमेंट लॉस। अगर आपका जो बैलेंसिंग फिगर है, लॉस कैसे आएगा? बैलेंसिंग फिगर होगा यहाँ वाला माइनस ऑल ऑफ दिस, तो यू विल गेट द इनकम स्टेटमेंट फिगर। इनकम स्टेटमेंट अगर क्रेडिट साइड के ऊपर आता है तो यू हैव अ लॉस ऑन योर एसेट। इसका मतलब आपके एसेट की वैल्यू 8000 थी, एक मिसाल है, दैट इज एन एग्जांपल, और आपका एसेट सेल हुआ 6800 के अंदर, तो यू गॉट अ लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 1200, ठीक है? लेकिन इसी टी अकाउंट को अगर मैं चेंज कर दूं, आपने सब चीजें लिख दी, दिस इज योर डेबिट, नाउ यू डिडक्टेड योर क्रेडिट साइड फ्रॉम द डेबिट साइड, तो नाउ यू आर गेटिंग अ फिगर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द डिस्पोजल टी अकाउंट। फिर क्या होगा? you will have a profit, you will have a gain on disposal। अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर, आपका बैलेंसिंग अमाउंट जो है डेबिट साइड पर आ रहा है, तो इट मींस आपने एसेट को उसकी वर्थ से, उसकी वैल्यू से ज्यादा सेल किया, ठीक है? एनी क्वेश्चन सो फार? फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल रैप अप। एनी क्वेश्चन सो फार? No questions? So shall we move on to the question? ठीक है, let's move on to the question। मैं इसको एक्सेल शीट को ओपन कर देता हूं so that we can start our question। Can you see my Excel sheet? अच्छा, ये सवाल है in your Frankfurt, ठीक है? First make the T accounts। Some of the students gave me the feedback in the physical classroom के सर थोड़ा सा Excel के ऊपर it's difficult, ठीक है? Excel के ऊपर if it is difficult you can ask me,
No issues at all. You can ask me time and again. आप बार बार पूछें. I will give you the response. ठीक है? There is no issue at all. Okay. So 27.1. The question is there in front of you. A company starts. Okay. Let me share the screen with you people. Okay. Let me share the screen with you. Can you see the question? अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, बट लेट्स रिकनेक्ट अगेन बिकॉज वी आर लेफ्ट विद 4 minutes and 30 seconds विद द मीटिंग. एक बार रिकनेक्ट करते हैं. दिस इज द होलसम क्वेश्चन. बहुत स्मॉल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है. इसको करने में आई थिंक हार्डली 5 to 7 minutes विल बी डन विद द क्वेश्चन. ठीक है, इन 5 to 7 minutes. तो लेट्स रिकनेक्ट अगेन. आई एम एंडिंग द क्लास. हम दोबारा रिकनेक्ट करते हैं उसी टाइम पे. 5 more minutes or 7 more minutes will be done with the question और फिर हम क्लास को एंड कर देंगे. ठीक है, so I'm disconnecting the class. Okay, reading the question. A company starts in business on 1st January 2015. You are to write up the lorries account. Lorries is a non-current asset, and the provision for depreciation account for the year ended 31st December 2015. ठीक है? From the information given below, depreciation is at the rate of 20% per annum using the basis that one complete month's depreciation needs 1 month's depreciation. ठीक है? Now you can see that there is no scrap value given. There is no cost given. Sorry, there is cost given in the question. That is these are the cost. There is no scrap value given in the question. ठीक है? So what we will do? ये किस उसका डेटा है? किस मेथड का डेटा? Can anyone remember? किस मेथड के अंदर we only need percentage? Yes. Any guesses in the chat box? Yes, very good, Abir. Abir is very much right. Reducing balance method के अंदर we only need the percentage. ठीक है? अब इन्होंने क्या कहा है? We have to make the lorries account, that is over here. और दूसरा हमने क्या बनाना है? Provision for depreciation T account. ठीक है? तो हम दोबारा जल्दी से बना लेते हैं इस T account को. Lorries का T account है, तो what we will do? अच्छा, लॉरीज का टी अकाउंट है, तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू मेक अ लॉरीज टी अकाउंट. हम नॉन करंट एसेट है लॉरी भी एक तरह से. लॉरी का मतलब क्या है सर? लॉरी मींस समथिंग व्हिच इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, एक तरह की व्हीकल है दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. तो 2015 एज वी डू फॉर द प्रेजेंटेशन. अच्छा, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट गेट द मार्क्स बिकॉज ऑफ पुअर प्रेजेंटेशन इन द एग्जामिनेशन. मार्क्स डिडक्ट हुए काफी स्टूडेंट्स के इस वजह से. तो मेक श्योर दैट यू राइट द डॉलर साइंस करेक्टली, ईयर्स करेक्टली हो, बैलेंस सीडी बीडी, और जो आपकी वैल्यूज और टोटल्स ऑफ द अकाउंट है दैट शुड बी इन वन लाइन. ठीक है, ये चीजों का ख्याल रखना खास तौर पर. अच्छा, हमने 2 लॉरीज बाय किए हैं. 1 लॉरी इज बॉट फॉर 62,000 ऑन January 1st 2015. 2015 January 1st देयर इज नो बैलेंस बीडी. ठीक है, अगर बैलेंस बीडी होता तो इट वुड हैव बीन गिवन द बैलेंस फॉर द फॉलोइंग items has been given. ठीक है, but it is written bought 1 lorry. तो डायरेक्टली एक लॉरी परचेज हुई है for 62,000 on 1st January. तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो we'll use cash/bank. ठीक है, cash/bank. इन दोनों में से किसी एक से यूज हुआ होगा. 62,000 on January 1st. ठीक है, 62,000 पे that is being purchased. Okay. Then again the next is bought 2 lorries for 74,250 each on 1st September. एक लॉरी 74,250 की थी और we purchased 2 lorries. ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं September 1st. सेम कॉपी करेंगे यहाँ पे भी. ठीक है, cash/bank. और एक लॉरी आपकी कितने की थी? 74,250. तो 74,250 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 लॉरीज कितने की हुई? 1,48,500. ठीक है, ये आपका अकाउंट इज कंप्लीट. हम इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं.
December 31st, बैलेंस CD लिख के एंड बैलेंस BD लिख के, ठीक है। दिस अकाउंट विल बी क्लोज्ड। बैलेंस CD किस तरह आएगा, अभी टोटल दी डेबिट साइड, हम तो डेबिट साइड को टोटल कर देंगे, विल गेट द बैलेंस CD। ये बैलेंस CD आपका, यहाँ पे विल राइट द सेम अमाउंट विच इज रिटन ओवर हियर। दोनों टोटल्स एक लाइन में होते हैं एंड दीज टोटल्स आर अंडरलाइन, ठीक है। तो अंडरलाइन भी कर देते हैं इसको, सही है। दीज टोटल्स आर अंडरलाइन। द लॉरीज टी अकाउंट इज डन विद दैट, वी आर डन विद द लॉरीज टी अकाउंट, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट इज अ न्यू थिंग, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेट्स मेक द टी अकाउंट। टी अकाउंट की प्रेजेंटेशन इज मैंडेटरी। अगर ये मैंडेटरी नहीं होती तो आई वुड नॉट हैव done this presentation in every online class। मैं इन चीजों का खास ख्याल रखता हूँ, why, so that you people should not lose marks over here, but what you do in your papers, you lose marks because of presentation। आपकी presentation बहुत बुरी होती है in your papers and you lose marks because of that, ठीक है। अच्छा, provision for depreciation, there is no balance BD at all। balance BD तो given ही नहीं है, ठीक है। तो the balance BD is not given, so what we will do, the will not write balance BD if it is not given in the question। दोबारा क्वेश्चन को रेफर करते हैं। डेप्रिसिएशन, अब हमें तीन चीजें पता करनी है। एक तो डेट्स कौन सी है, 2015 का ईयर है, तो डेट्स पता चल गई 2015 है। सेकंड चीज क्या देखनी थी, डेप्रिसिएशन का मेथड। डेप्रिसिएशन मेथड क्या है हमारा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हमें डेटा से अंदाजा हो गया कि 20% पर एनम, नथिंग एल्स इज सप्लाइड ओवर हियर। हमें स्ट्रेट लाइन पे जाने के लिए कॉस्ट माइनस स्क्रैप इनटू परसेंटेज चाहिए था। कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू इज नॉट गिवन एट ऑल, ठीक है। सो 20% पर एनम, इट मींस इट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। सेकंड, थर्ड थिंग, पॉलिसी कौन सी है सर, पॉलिसी कैसे पता चलेगा, आज हम पॉलिसी पढ़ते हैं साथ। यूजिंग द बेसिस दैट वन कंप्लीट मंथ्स ओनरशिप नीड्स 1 month डेप्रिसिएशन। ये प्रो रेटा बेसिस की बात हो रही है कि अगर एसेट आपके पास 1 month है तो 1 month डेप्रिशिएट करेंगे, एसेट 2 months है तो 2 months डेप्रिशिएट करेंगे, 3 months है तो 3 months डेप्रिशिएट करेंगे। तो आ जाए साथ में, we will write December 31st because there is no, what we can say, balance BD in the question, ठीक है। yes, 1 साल के लिए डेप्रिशिएट करना, बट लेट मी डू दिस क्वेश्चन। पहले मैं एक साथ आपके साथ करता हूँ। देखें, यू हैव द डेटा। यहाँ पे जनवरी 1st को आपने एक लॉरी परचेज की है 62,000 की। पहले हम इसकी डेप्रिसिएशन निकालते हैं कि कितनी डेप्रिसिएशन होगी, कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट लिख दी मैंने, कितनी है, 62,000। मैंने एक रूल लिखवाया था आपको ऑन फिजिकल क्लासरूम के अंदर कि in the first year of purchase of a non-current asset, the cost and the net book value is the same। वो सेम रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन कितनी है, 20%, ठीक है। ये मैं निकालता हूँ डेप्रिसिएशन, 62,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, दैट इज 12,400। अच्छा, ये आपके उस एसेट की डेप्रिसिएशन आई है जो कि आपने 1 जनवरी को परचेस किया, तो इसके पे तो पूरी साल लगेगी क्योंकि आपने 1 जनवरी परचेस किया, आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर। तो 1 month ओनरशिप मींस 1 month डेप्रिसिएट, तो इसकी ओनरशिप तो 12 months रही है हमारे पास पूरा साल। सर आपको कैसे पता, बिकॉज देयर इज नथिंग एज सच मेंशन इन द क्वेश्चन कि वी सोल्ड दिस एसेट। जब तक एसेट सेल नहीं होगा तो इट इज अज्यूम ये हमारे पास है, तो जब है तो व्हाट विल डू, वी विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये अगर 12,400 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये 12 महीने रहा है, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12, तो व्हाट विल हैपन, द सेम आंसर वुड कम, 12,400, सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब दूसरे एसेट की बात करते हैं। सितंबर 1st पे वो एसेट आपने परचेज किया, उसकी कॉस्ट क्या है, लेट्स राइट द कॉस्ट ओवर हियर। उसकी कॉस्ट है 148,500, सही है। सितंबर 1st को परचेज किया, तो इसका मतलब सितंबर का पूरा मंथ, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो 4 months होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये एसेट हमारे पास 2015 के ईयर में 4 महीने यूज हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसको भी मल्टीप्लाई कराते हैं, डेप्रिसिएशन
20% से, लेकिन there is a difference over here. This multiply by 20% multiply by कितने महीने यूज हुआ? 4 months, तो 4 divided by 12. ठीक है, क्यों सर ये आपने 4 divided by 12 क्यों किया? पूरे साल में 12 months होते हैं, 4 months आपने ये एसेट यूज किया है, तो what will happen? You will write 4 divided by 12. ठीक है, you get the answer 9900. आप चाहें तो you can do it on the calculator. If you will do it on the calculator, the सर ये same मुझे will समझ happen. नहीं आया दोबारा करता कि आपने दोबारा करवाता हूँ। देखें, आपके पास एसेट परचेज आपने कब किया? आप पहले क्वेश्चन पर रेफर करते हैं। सितंबर 1 को यू बॉट 2 लॉरीज 74,250। मैंने पहले इनको मल्टीप्लाई बाय 2 करके इनकी टोटल अमाउंट, इनकी टोटल कॉस्ट निकाल ली 1,48,500। ठीक है, तो ये मैंने कॉस्ट ली थी यहाँ पे डायरेक्टली। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन की पॉलिसी इज सेइंग यूजिंग द बेसिस दैट 1 कंप्लीट मंथ्स ओनरशिप नीड्स 1 मंथ्स डेप्रिसिएशन, कि अगर आपने एसेट को 1 महीना ओन किया है तो 1 महीना डेप्रिशिएट करें, 2 महीने ओन किया तो 2 महीने डेप्रिशिएट करें, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने इस ईयर के अंदर 2015 के अंदर ये एसेट परचेज कब किया? सितंबर को किया। तो हमने ओनरशिप इस साल के अंदर कितने महीने की है? सितंबर का मंथ हमने ओनरशिप की है, अक्टूबर का मंथ ओनरशिप की है, नवंबर ओनरशिप की है, दिसंबर ओनरशिप की है। ठीक है, 4 महीने हमने ये एसेट इस साल ओन किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? द कॉस्ट 1,48,500, इसका 20% निकाल लिया। जब इसका 20% निकालेंगे तो दिस इज सिंपल मैथ्स, 20% इज पर एनम बेसिस, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी 20% से। ठीक है, हमें कितने मंथ्स की चाहिए? 4 मंथ्स की। तो हमने सर जी सर जब 1,48,500 का 20% निकालेंगे वो आ रहा है 29700। सही है, और फिर आपने क्या करा? 4 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया मैंने इसको, क्योंकि हमें 4 महीने की डेप्रिसिएशन चाहिए, साल की नहीं चाहिए हमें। आंसर मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ ठीक है, समझ आ गया। सही है, समझ आ गई बात। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है दोबारा पूछ लें। दिस इज नथिंग एज सच कॉम्प्लिकेटेड, कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये बहुत मुश्किल हो। ठीक है, अब मैं दोनों को ऐड करूंगा, दोनों डेप्रिसिएशन को ऐड करूंगा। क्यों सर, आप क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे इनकम स्टेटमेंट का एक सेपरेट आइटम एक ही दिया हुआ, यहाँ पे मैं अलग अलग नहीं लिख सकता। ठीक है, एक और चीज, अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, सर आपने अलग अलग डेप्रिशिएट क्यों किया, एक साथ कर देते सर प्लस करके। भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर व्हेन द टाइमिंग्स आर डिफरेंट, एक सितंबर 1 को खरीदा है आपने एसेट, एक जनवरी 1 को खरीदा है, वी कैन नॉट मर्ज देम। हाँ, अगर तीनों एसेट जनवरी 1 पे होते तो तीनों को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 20%, सिंपल एज दैट। लेकिन ये एसेट खरीदा सितंबर 1 को, ये एसेट खरीदा जनवरी 1 को। ठीक है, तो 20% विल बिकम सेपरेट। आपने 4 महीने का 20% निकाला, इसका तो वो कुछ और हो जाएगा, और इसका साल का 20% विल बी डिफरेंट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इन एसेट्स की जो कॉस्ट थी वो भी डिफरेंट थी, तो डिफरेंट कॉस्ट वुड हैव डिफरेंट परसेंटेजेस। ठीक है, ज्यादा कॉस्ट का 20% ज्यादा होगा और कम कॉस्ट की डेप्रिसिएशन परसेंटेज कम होगा। 22,300 कैसे आया? 12,400 इस एसेट की डेप्रिसिएशन, 9,900 इस एसेट की डेप्रिसिएशन, दोनों को ऐड कर दिया तो दैट गिव्स मी 22,300। ये आपका आ गया 22,300 इनकम स्टेटमेंट के सामने। इस तरफ आप लिखेंगे 31 दिसंबर टू क्लोज योर टी अकाउंट, बैलेंस CD, the same amount which is given on the credit side। आप इसको अंडरलाइन करेंगे, इसको अंडरलाइन, 1 लाइनर आपका अकाउंट क्लोज हो गया। नेक्स्ट ईयर आपने अकाउंट ओपन किया विद जनवरी 1, अब नेक्स्ट ईयर आपके पास बैलेंस BD होगा। ठीक है, दैट इज 22,300 जी। अब क्वेश्चंस आर मोर देन वेलकम। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट, फ्रैंकफर्ट के अंदर इसका नाम है। ठीक है, इसके ऊपर आई हैव अ YouTube वीडियो, इफ यू विल वांट आई विल शेयर दैट वीडियो विद यू पीपल, जिसके अंदर मैंने सेम फॉर्मेट सारे डिस्कस किए। तो इफ यू वांट यू कैन वॉच दैट वीडियो। एंड 14 कौन सी एक्सरसाइज है? दिस इज 27.1। 27.2 इज योर होमवर्क। I would recommend you people, I would advise you people, do try that exercise on your own.
उस एक्सरसाइज को लाजमी कीजिएगा. द रीजन इज दैट बिकॉज इफ यू पीपल विल नॉट बी सॉल्विंग दैट यू विल नॉट गेट द कॉन्सेप्ट. प्रॉब्लम्स हो डू डिस्कस विथ मी ऑन व्हाट्सएप. ठीक है. So we are ending our class with a positive note. If there are any questions. सर ये क्वेश्चन का वो क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? 27.1 है ये. This is from Frankfurt. You can see it. ठीक है. Okay. So we are ending the class. So if there are questions, then you can use the WhatsApp. Okay. Allah Hafiz.